अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले इसकी स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, उसके बाद इसके पढ़ेंगे व्हाट आर द एम्स एंड देन लास्ट में पढ़ेंगे व्हाट आर देयर पोस्टुलेट्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या है? इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करने वाले तीन साइंसदान थे। कितने थे? सबसे पहले 1950 के अंदर इस थ्योरी के ऊपर काम किया है बर्थ और वेनवर्स ने। उसके बाद आर्गाल ने स्पेशली इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया फॉर मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन 1952। तो दिस थ्योरी was put forward by Barth and Wenvers in कौन से साल में? In 1950. This theory is further explained by this theory is further explained by Orgal in 1952 for complexes. What are aims? What are aims and objectives? मकसद क्या है इसका मकसद? देखो, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्सेस की एक्सप्लेन की, बहुत ज्यादा इसकी, और एज कंपेयर टू वार्नर, एज कंपेयर टू वेलेस्पान थ्योरी हम कर क्या चुके हैं। इसमें स्पेशली जो काम किया उन दोनों ने कलर के ऊपर नहीं किया, इसने कलर के ऊपर किया है। बीबीटी ने मैग्नेटिक के ऊपर कुछ काम किए, कुछ छोड़ गया। वार्नर ने तो किया ही नहीं, इसने वो चीजें साफ कर दी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, हम दो को ले रहे हैं, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, हाँ, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, ज्यादा स्टेबल है। हाँ, मेरे पास आयरन है, एक कॉम्प्लेक्स में +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक में +3 में, इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इसने बताया। तो इसमें तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्सेस की एक्सप्लेन की, लेकिन उनमें से तीन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की है। दिस थ्योरी explain many properties of complexes, especially क्या क्या? कलर, especially color, magnetic properties, color, magnetic properties and stability of complex, stability। आगे का नोट लिख लो, खुद लिखो। The stability of complexes is explained on the basis of crystal field splitting energy। हम आगे किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आगे हमारे पास है इसके व्हाट आर द पोस्टुलेट्स। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में हेडिंग की फॉर्म में देते हैं। ये उससे पहले व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड। हाँ, क्रिस्टल फील्ड इसको क्यों बोला जाता है?
तो लिखो इट इज कॉल्ड क्रिस्टल field theory because it is called crystal field theory because it is first time applied to an ionic crystal. सबसे पहले इसको अप्लाई किया गया था किसी भी अयानिक बॉन्ड के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। तो पास्टुलेट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट मेटल, इसके मुताबिक मेटल सीएफटी कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और लिगेंड से। मेटल किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंटर में सिचुएट हुआ होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल कहां पर होते हैं, सेंटर में होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे मेरे पास तो कॉम्प्लेक्स, पहली बात इसने कहा कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कंबाइन होंगे लिगेंड और मेटल। मेटल जो होगा वो सेंटर में सिचुएट होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम। तो लिखो मेरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी complex is formed by the combination of metal and ligands. Metal are situated at the central position, therefore it is called central metal atom. This is our point number and postulate number 1. Now comes towards postulate number 2. Postulate 2 हमें क्या कहते हैं, what is ligand? इसके मुताबिक ligand क्या है, ligands इसके मुताबिक क्या होते हैं, इसके मुताबिक ligand either आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसको हम एज अ पॉइंट चार्ज लेकर जाएंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज मतलब एट द एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ, जब तक कॉम्प्लेक्स वो रहेगा दुनिया में उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, बरकरार। कोई भी लिगेंड होगा उसको क्या लेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर हमारे पास लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ, लिगेंड हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो हम उस लिगेंड को एज अ कंसीडर करेंगे डायपोल। क्या है, कंसीडर करेंगे डायपोल। एक न्यूट्रल जो लिगेंड मॉलिक्यूल होता है वो हमें हमेशा मेटल की तरफ अप्रोच करेगा अपने नेगेटिव डायपोल से। किससे, नेगेटिव से। तो इसको लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रल है, न्यूट्रल जैसे तो ये नेगेटिव, हमेशा ये कहां से अप्रोच करेगा, मेटल को कहां से, यहां से करेगा नहीं, यहां से ये जाएगा। इसे हम लिख लेते हैं ना, हम तो लिख लेते हैं, ये अप्रोच कौन सी साइड से करेगा, ऐसे न्यूट्रल है, एक पास पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो जब हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड मॉलिक्यूल, उसको हम क्या लेकर जाएंगे, डायपोल। लिगेंड according to crystal field theory, a ligand whether ion or molecule consider as
consider as point charges. Consider as point charges. Identity बरकरार रहेगी. If a ligand molecule is neutral, then it will consider as dipole. A neutral ligand molecule always directed towards central metal atom by its negative dipole. जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दी थी, मेरे पास ये वाटर का केस है, तो अगर हमारे पास कोई लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ तो उसको हम लेकर जाएंगे डाइपोल. क्या लेकर जाएंगे? डाइपोल जिसके दो पोल पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव. तो जो न्यूट्रल लिगेंड मॉलिक्यूल होगा वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जाएगा. किससे? नेगेटिव डाइपोल से. बोलो समझ आई? समझ आई. तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास क्या है? हमने छोटे छोटे टुकड़ों में किए ना. तीसरा हमारे पास है बॉन्डिंग. क्या? अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो परफेक्टली आयनिक है. वो परफेक्टली क्या है? आयनिक है. अच्छा, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन कैसे होगा? पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा? मेटल होगा. नेगेटिवली चार्ज कौन होगा? लिगेंड होगा. तो ये अपने दरमियान में क्या जनरेट कर लेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी, शुरू में लिखना अकॉर्डिंग टू सीएफटी, बॉन्डिंग between metal and ligand is perfectly ionic. क्यों? due to electrostatic force of attraction between positively charged metal and negatively charged ligand. Positively charged metal and negatively charged ligand. नोट करो इसको, अपने पास नोट करो. केमिस्ट्री उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप नोट नहीं करोगे. तो यह था हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 3. पोस्टुलेट नंबर 4, रिपल्सिव इंटरेक्शन. अच्छा, तो समझो पहले रिपल्सिव इंटरेक्शन कैसे. अच्छा, लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भी है, वहां पर मेटल के इलेक्ट्रॉन भी है. तो उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में जब करीब आएंगे तो एक पर भी नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. इससे हमारे पास जो फोर्स जनरेट होगी, दिस इज रिपल्सिव फोर्स. तो लिखो इंटरेक्शन among electron of ligands and
d orbital of metal is completely repulsive. That is our rule number 4. That is our rule number 4. Now comes towards the rule number 5. इसको जल्दी से अपने पास नोट कर लो, इसको जल्दी से अपने पास नोट कर लो। केमिस्ट्री उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप उसको नोट नहीं करोगे, बार बार लिखोगे नहीं, बार बार लिखोगे, लिखने से केमिस्ट्री आम होता है। पाकिस्तान तो नहीं है ना, पढ़ लो, ये होता है, ये होता है मुल्क में इस बार ये सदर आया, इसने ये किया, वो किया, ये वो चीज बनेगी ना, वो तो याद हो सकती है ना, उनके अच्छे और बुरे सारा कुछ हमें रोजाना सामने आता है, याद हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री किससे आएगी? सिर्फ और सिर्फ लिखने से। किससे आएगी? लिखने से आएगी। अच्छा जी, रूल नंबर 5, रूल ये पोस्टुलेट। इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड और डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल के दरमियान रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी, तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। कैसे समझ समझा? डी ऑर्बिटल सेपरेट। अच्छा इसको समझो, मेरे पास जो लिगेंड होता है वो हमेशा एक्सिस के ऊपर आते हैं। हमेशा मेरे पास लिगेंड कहां पर आता है? एक्सिस के ऊपर आता है। जब एक्सिस के ऊपर आता है तो उसको मेटल के ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत है। कुछ किसकी जरूरत है? एनर्जी की। अच्छा जी, तो वो कोई एनर्जी इधर उधर नहीं लेता, वो क्या करता है? जो मेटल के नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनसे एनर्जी ले लेता है और उसके साथ जाकर बाइंड हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? डी ऑर्बिटल के कुछ की एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा, कुछ की क्या हो जाती है? कम। जिसकी जितनी मिकदार में ज्यादा हुई दूसरे की उतनी ही मिकदार में कम हो जाती है। जैसे और भी एक्सप्लेन करें, मेरे पास डी ऑर्बिटल कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। 12 मिनट डायग्राम की तरफ ये। अच्छा जी, इसको x मान के चलो, इसको y, इसको z। हम बताए dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये एक्सिस के ऊपर होते हैं, ये एक्सिस के ऊपर होते हैं। और dx स्क्वायर y स्क्वायर, dx ये वाला, y ये वाला। और dz स्क्वायर ऐसे होते हैं, ऐसे डेफिनेट लगा हुआ होता है, दरमियान में डेफिनेट होता है। अच्छा जी, इसी तरह ये मेरे पास दरमियान वाले लिगेंड है, इनको क्या बोला जाता है? डी एक्स वाई। यहाँ पर क्या होता है? डी एक्स वाई। यहाँ पर क्या होता है? डी वाई जेड। यहाँ पर क्या होता है? डी जेड एक्स। यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड। अच्छा जी, तो जो लिगेंड मॉलिक्यूल में होते हैं, लिगेंड हमेशा कहां पर आता है? एक्सिस के ऊपर आते हैं, एक्सिस के ऊपर। देखो पहले जितने भी हमारे पास थे 5 चुके 5, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, जितने भी थे पहले इनकी एनर्जी क्या थी? सेम थी। पहले जब लिगेंड नहीं आया, जब लिगेंड, इनकी एनर्जी क्या थी? सेम। जैसे ही लिगेंड आया एक्सिस के ऊपर, जैसे ही लिगेंड आया एक्सिस के ऊपर, तो इसको इसके पास पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत थी। इसने ये वाली एनर्जी नॉन एक्सियल से ली, नॉन एक्सियल से ली। इसका मतलब है एक्सियल की एनर्जी हाई होगी, नॉन एक्सियल की कम होगी। इन दिस वे डी ऑर्बिटल मेटल का स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में, T2G एंड EG। T2G एंड EG के अंदर सेपरेट हो गया। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, आई होगी, आई होगी। तो चलो शायद दोबारा समझाना चाहिए। ड्यू टू
रिपल्सिव इंटरेक्शन, पहले रिपल्शन हुई है ना किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन ligands directed towards axial position of central metal एटम। जैसे हमारे पास रिपल्सिव इंटरेक्शन हुई उसके बाद लिगेंड क्या करेगा, सेंट्रल मेटल की एक तरफ अप्रोच करेगा। ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन लिगेंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सियल पोजीशन ऑफ सेंट्रल मेटल, एक्सियल मतलब एक्सिस के ऊपर, एक्सियल एंड, तो इसको यहां तक आने के लिए क्या जरूरत है, एनर्जी जरूरी है। कहां से लेगा, नॉन एक्सियल, कहां से लेगा, नॉन एक्सियल, एंड गेट एनर्जेटिक, गेट एनर्जेटिक मतलब इसमें नॉन एक्सियल से एनर्जी ले, अच्छा, एंड गेट एनर्जी व्हाइल those lobes of d orbital which are far away from ligands, लिगेंड से दूर कौन सी है, देखो ये एक्सिस पर आ रहा है, एक्सिस वाली तो करीब है इसके, दूर कौन सी है, नॉन एक्सियल, ब्रैकेट में लिख लो नॉन एक्सियल, and get it while those of d orbital which are far away from ligands attain low energy, मतलब कुछ की एनर्जी गेट एनर्जेटिक ज्यादा होगी, कुछ की एनर्जी लो, मतलब d ऑर्बिटल से फ्लिट हो गया, which are far away from ligand attain low energy. In this way d orbital of metal is split into two parts, कौन कौन से, that is T2G and Ag, T2G and Ag इसको बोलते हैं। अच्छा, जैसे मेरे पास ये था पहले 3 4 5 पांच होते हैं ना, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dzx एंड dy स्क्वायर, ये थे। तो पहले एनर्जी इनकी सेम थी, अभी लिगेंड नहीं है, पहले एनर्जी सेम थी। तो फिर क्या हुआ, जब लिगेंड आया, लिगेंड एक्सिस के ऊपर, लिगेंड आया, लिगेंड कहां पर आया बच्चों, लिगेंड आया, लिगेंड एक्सिस के ऊपर आया, एक्सिस के ऊपर कौन कौन से थे, एक्सिस के ऊपर ये वाले दो थे, एक्सिस के ऊपर ये वाले। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एनर्जी क्या हुई, लिगेंड ने दूसरों से एनर्जी ली, इनके साथ आकर मिले, इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, मतलब दो बार। और इसके अलावा जितने भी हैं दरमियान में, देखो दो ही है ना, ये वाले दरमियान वाले जो तीन है, इनकी एनर्जी क्या होगी, इनको बोलते हैं Eg, इनको बोलते हैं T2G, डब्ल्यू एंड ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल, समझ आए। तो हम एक और बात यहां पर लिख सकते हैं कि Eg आगे अपने पास लिख लो, ये हमारे क्या, ओरिजिनल डी ऑर्बिटल, ओरिजिनल डी ऑर्बिटल, ये ओरिजिनल है पहले वाला, वो तो बात। तो देखो Eg सेट ऑर्बिटल, Eg set orbital has high energy than original d orbital. Eg set orbital has high energy than original d orbital. While T2G set orbital has
लो एनर्जी देन ओरिजिनल डी। आई होप आपको इन बातों की समझ आई होगी। नाउ कम्स टुवर्ड्स द रूल और पोस्टुलेट नंबर 6। छठा पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? छठा मेरे पास पोस्टुलेट है इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो ये स्प्लिट कितना होगा? कितना होगा ये स्प्लिट? इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, हमें कैसे पता चलेगा? अगला छठा रूल ये है, इन्होंने हमें बताया कि कोई भी स्प्लिट कितना ज्यादा, स्प्लिट कितना ज्यादा। जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है ना उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कुछ बातों से हमें लेनी होगी। एक हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। पहली बात हमारे पास क्या होनी चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड एंड अरेंजमेंट ऑफ। देखो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कोई बात है ना, स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है या वीक है। दूसरी बात स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड आए, दो आए, चार आए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 6 है। तीसरी बात क्या है, स्ट्रेंथ, नंबर एंड अरेंजमेंट, उसकी अरेंजमेंट किसमें, ऑक्टा में है, टेट्रा में, किसमें। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज डिटरमाइंड बाय number of ligands, number of ligands, strength of ligand, strength of ligands and arrangement of ligands. This is the rule number 6. Now comes to word 7. That is the most important. That is spectrum. स्पेक्ट्रम। किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम कलर कैसे बताएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ओरिजिनलिटी ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसका एक इलेक्ट्रॉन। जब मैं इसके ऊपर कोई विजिबल या कोई भी लाइट डालूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। इस दौरान कुछ एनर्जी लेकर ये यहां पर चला जाएगा, कुछ एनर्जी यहां से ट्रांसमिट होगी। क्या होगी? ट्रांसमिट। अगर ये वाली एनर्जी ट्रांसमिट हुई है विजिबल में, हमें कॉम्प्लेक्स कलर नजर आ जाएगा। तो लिखो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ complex is explained on the basis of electronic transition, electronic transition between splitted orbital into different crystal। तो किसी भी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? उस पर विजिबल लाइट को या कोई भी लाइट को गिराएंगे, वो कुछ एनर्जी लेकर, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर एक्साइट होगा, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होगी। अगर वो विजिबल भी हुई तो हमें कलर कॉम्प्लेक्स का नजर आएगा। तो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ electronic transition between separated orbital into different crystal fields। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर था जी 7। तो आते हैं जी पॉइंट नंबर 8 की तरफ।
पॉइंट नंबर 8 है मेरे पास कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 8 हमें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक। किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो देखो सबसे पहले सुनो, जैसे मेरे पास ये डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, तो दो केस हो सकते हैं, ये स्प्लिटिंग बड़ी हो सकती है, ये स्प्लिटिंग छोटी हो सकती है। लेट हम दोनों केस लेते हैं। यहाँ पर स्प्लिटिंग क्या बड़ी, यहाँ पर क्या छोटी है, वो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, ऊपर जी नीचे T2 जी। तो देखो जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन की जाती है स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। अगर मेरे पास स्प्लिटिंग ज्यादा हुई तो ये ज्यादा चांस होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। अगर स्प्लिटिंग कम है तो ये चांस होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? पैरामैग्नेटिक। जनरली, जरूर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं D6 सिस्टम लेता हूं, मतलब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहां पर स्प्लिटिंग कम हुई है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5, ढूंढ शुरू दोनों पर 700। यहां पर D6 सिस्टम देखो, तो देखो जी 1 1 1। अब स्प्लिटिंग ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से पहले पहले यहां पर क्या हो जाएगा? तो देखो अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई तो चांस है आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डायमैग्नेटिक। स्प्लिटिंग कम हुई तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो लिखो जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ complex is explained on the basis of splitting orbital into different crystal field. The more splitting leads to, splitting ज्यादा हुई तो क्या होगा? Splitting to diamagnetism, and less splitting leads to paramagnetism in जनरली ये कहा ते हमेशा जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 इसका कहता है, देखो पिछले में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक ड्रॉबैक पढ़ा था कि क्यों एक ही मेटल है उसकी एक ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है, दूसरी कम। उसने एक्सप्लेन नहीं की, इसने एक्सप्लेन किया है। इसने एक्सप्लेन किया इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगला क्या है? टन ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। ये है। तो इट एक्सप्लेन why certain oxidation state and geometry of some metal is more stable, while other
other oxidation state and geometry is more stable for other metals. मैंने कहा कि इन दोनों को अलग अलग, चलो साथ में खेलते हैं। वाई सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यहाँ पर ज्योमेट्री भी कर दो। मैंने पहले कहा कि अलग अलग करेंगे फिर साथ में करेंगे। तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 9। नाउ अभी आते हैं इसका जो आखिरी पोस्टुलेट है 10, नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। ये कहते हैं ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, नो ओवरलैपिंग क्या मतलब? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम अपने ऑर्बिटल मिक्स नहीं करते। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम do not share their orbital. They do not mixed with each other. It means that crystal field theory cannot consider mixing of orbital. मतलब दूसरे सेंस में नो कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो देखो नो ओवरलैपिंग में क्या लिखोगे? मेटल एंड ligands do not share electron and do not mix up their orbital. It means that metal and ligand metal and ligands do not mix up d orbital. मतलब इस बात नो कोवेलेंट bond is found. तो ये था जी हमारे पास हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका आखिरी पॉइंट फिर से समझो कि मेरे पास अगर मेटल है, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर बात कर रही थी? हाइब्रिडाइजेशन। किसके ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल एक दूसरे में क्या हो रहे थे? मिक्स हो रहे थे। इसमें कहा मेटल एंड लिगेंड डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, वो अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग नहीं करते, वो अपने ऑर्बिटल मिक्स नहीं करते। वो वीपीटी ने कहा, ये सीएफटी। इसका मतलब है यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बने। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।